सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को दी जानकारी। कहा, सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर बनाया जा रहा आत्मनिर्भर। स्वाधीनता संग्राम सेनानी ठाकुर रोशन सिंह जी की जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर किया नमन। कहा, हमारी स्मृतियों में सदैव जीवित रहेगा आपका अमर बलिदान। चौड़ाराजपुरा के ग्राम प्रधान व बीजेपी बूथ अध्यक्ष मन्नू कठायन के आकस्मिक निधन पर सीएम धामी ने जताया दुख। ट्वीट कर कहा, मन्नू जी कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में संगठन के प्रति सदैव समर्पित। वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने हल्द्वानी पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। जोशीमठ मामले को लेकर कहा, लोगों की जिंदगी से खेल रही है सरकार। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी नाचनी समेत कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। पिथौरागढ़ में 10 किलोमीटर की गहराई पर था भूकंप का केंद्र। 3.8 मैग्नीट्यूड मापी गई भूकंप की तीव्रता। तो वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से बुरी तरह से प्रभावित हुआ रुद्रप्रयाग का मारोड़ा गांव। कई घरों में पड़ चुकी हैं दरारें। 70 परिवारों को विस्थापन के लिए प्रशासन ने जारी किए 21 करोड़ रुपए। खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से। प्रदेश स्तरीय सोशल मीडिया आईटी सेल की बैठक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक। प्रदेश भर के आईटी सेल के प्रभारी ने की शिरकत। 2023 के निकाय चुनाव को लेकर हो रही बैठक। मार्च में सरकार के 1 साल पूरा होने पर बन रही रणनीति। आईटी सेल के साथ बन रही है रणनीति। 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का हो सकता है आयोजन। सोशल मीडिया और आईटी सेल के पदाधिकारियों ने की बैठक। आईटी सेल के साथ बन रही है रणनीति। 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का हो सकता है आयोजन। सोशल मीडिया और आईटी के पदाधिकारियों ने की बैठक। सरकार की नीतियों और संगठन के बीच तालमेल पर हो रही चर्चा। खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश स्तरीय सोशल मीडिया आईटी सेल की बैठक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक। अखिलेश यादव का आज हल्द्वानी दौरा। विवाह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आपको बता दिया, सपा सुप्रीमो विवाह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, पहुंचेंगे हल्द्वानी। उत्तराखंड प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के पुत्र का है विवाह। निजी बैंकेट हॉल में करेंगे प्रेस वार्ता, मीडिया से होंगे रूबरू। विवाह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के बेटे का है विवाह। निजी बैंकेट हॉल में करेंगे प्रेस वार्ता, मीडिया से होंगे रूबरू। प्रेस वार्ता कर लखनऊ के लिए होंगे रवाना। अखिलेश यादव का आज हल्द्वानी दौरा। विवाह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के पुत्र का विवाह है। पिथौरागढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। मुनस्यारी नाचनी समेत कई हिस्सों में भूकंप के झटके। आपको बता दें, पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई हिस्सों में यह झटके महसूस हुए हैं, जिनमें सुबह 8:58 पर महसूस किया गया भूकंप का झटका। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय ने भी दी जानकारी। 10 किलोमीटर की गहराई पर था भूकंप का केंद्र। भूकंप की तीव्रता 3.8 मैग्नीट्यूड मापी गई। भूकंप से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ।
पिथौरागढ़ के मुनस्यारी और नाचनी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। देहरादून से, जहां पर पिथौरागढ़ के कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। सुबह 8:58 पर महसूस किया गया भूकंप का झटका। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय ने दी जानकारी। 10 किलोमीटर की गहराई पर था भूकंप का केंद्र। हल्द्वानी में अशोका लीलैंड से बेरोजगार 300 युवाओं ने नंगे पैर बुद्ध पार्क से हीरानगर गोलजू मंदिर तक पदयात्रा निकालते हुए गोलजू मंदिर में न्याय की गुहार लगाई है। पिछले 20 दिनों से हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि उनके द्वारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा कोर्स किया गया है, जिससे अशोका लीलैंड कंपनी द्वारा करवाया गया है और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उनके डिप्लोमा कोर्स को यूजीसी से मान्यता नहीं दिला पाया। लिहाजा अशोका लीलैंड ने भी 5 साल बर्बाद कर चुके युवाओं को फर्जी डिप्लोमा कहकर बाहर कर दिया। है कि उत्तराखंड सरकार को सद्बुद्धि दे, अशोक लीलैंड को सद्बुद्धि दे और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को सद्बुद्धि दे, जिन्होंने हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया है। जो शासन प्रशासन उत्तराखंड सरकार सबको पता है कि हम लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ, नाइंसाफी हुई है, लेकिन इसको न जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन कोई भी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूंजीपतियों के दबाव में आकर हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। तो इनको 1 साल से हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जो फर्जी डिप्लोमा आवंटित हमारे भाइयों को किया गया है, इसके लिए ये लगातार संघर्षरत हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूजीसी से एफिलेटेड एक यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, तमाम प्रकार के डिग्री और डिप्लोमा लेते हैं और देश के हर एक विभागों में सरकारी लाभ पाते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी जो अपने संस्थान में लोगों को जो है एडमिशन देती है और उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग कराती है और 4 साल का एक डिप्लोमा करते हैं, और डिप्लोमा हर कोई परिवार ये करता है, इसलिए डिग्री डिप्लोमा करता है कि मेरा भविष्य आने वाले टाइम पे सिक्योर रहे। सरकार है, इनको ये तो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ का युवा पीड़ित है। मतलब 18 दिन से हम दिन रात धरना दे रहे हैं, पर इन राज्य सरकारों को और ये जो पूंजीपति यहाँ पे गवर्नमेंट है, इनको बता देना चाहते हैं, जो बाहर से आप पूंजीपति यहाँ पे उद्योग चला रहे हो ना, इनको एक संज्ञान देना चाह रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में एक गोलजू देवता भी होते हैं, जो ये बाहर से आके अन्याय कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड के युवाओं के साथ। हमारे साथ जो छल कपट हुआ है उसका हिसाब ये गोलजू देवता ही लेंगे और इनको डरना चाहिए इन गोलजू देवता से। और आज हम तो यहाँ अपनी अर्जी लगाने आ ही गए हैं, हमें तो उम्मीद है कि गोलजू देवता हमारे साथ न्याय करेंगे। हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में सरकारी विभागों में लगे पुराने वाहन 1 अप्रैल से नहीं चल पाएंगे। मोटरयान अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद अब सरकारी विभागों में 15 साल से पुराने राजकीय वाहनों का संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है। आरटीओ संदीप सैनी के अनुसार 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने वाहनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय वाहन राज्य सरकार या संघ या राज्य के क्षेत्र के सरकारी वाहन, इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सभी वाहन 15 साल से पुराने, उनका नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसके अलावा आरटीओ विभाग द्वारा स्कूलों की गाड़ियों के फिटनेस और जीपीएस लगाए जाने पर भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा जियो जारी कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से जितने भी सरकारी वाहन हैं स्टेट के अंदर, जिस भी उपक्रम के हैं, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा और स्वतः ही वो जो है निरस्त माने जाएंगे। उनका रजिस्ट्रेशन और संचालन जो है बंद माना जाएगा। इसमें स्कूल बसों में माननीय हाईकोर्ट द्वारा आदेश किया गया था कि सभी स्कूल बसों में जीपीएस लगेगा। तो हमारे यहाँ फिटनेस के टाइम पे भी ये देखा जाता है और परमिट रिन्यूअल के टाइम पे भी देखा जाता है कौन सी गाड़ी में जीपीएस है या नहीं है। तो समस्त वाहनों में जीपीएस लगने के उपरांत ही फिटनेस की जाती है। उसमें ऋषिकेश में बर्फबारी और बारिश से लगातार बढ़ती ठंड ने जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सरकार ने जोशीमठ में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की 6 टीम जोशीमठ में काम कर रही हैं। किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। मरीजों को घर घर तक स्वास्थ्य विभाग की टीम
पहुंचकर निःशुल्क उपचार और दवाइयां दे रही है। जोशीमठ में मैं 5 दिन रहा हूँ और वहाँ पे 2 दिन हमने स्वास्थ्य मेले लगाए हैं। हर आदमी का इलाज वहाँ पे हम फ्री कर रहे हैं, दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं। घर घर तक हमारे डॉक्टरों की टीम वहाँ पे जा रही है। 6 टीमें हमने वहाँ पे लगा रखी हैं और लोग बहुत खुश हैं कि सरकार ने जिस हिसाब से जोशीमठ के लोगों का साथ दिया है, मुझे लगता है कि एक बार अगर आप भी जाओगे तो लोग बहुत खुश हैं कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। खबर नैनीताल से है, जहां एसपी के निर्देश अनुसार संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में वार्ड नंबर 7 में नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान युवाओं और आमजन को नशे से दूर रखने और महिला सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। आयोजित कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत और उप निरीक्षक निशु गौतम द्वारा लोगों से अपने बच्चों को नशे से दूर रखने की नसीहत देते हुए महिला सुरक्षा ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। वार्ड नंबर 7 में महिला पुलिस द्वारा बताया गया महिला सशक्तिकरण ऐप के बारे में बताया गया, जिससे हमें पता चला कि महिलाओं की क्या क्या अगर परेशानी है तो वो पुलिस को कैसे बता सकती हैं। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली। संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगी द्वारा वार्ड नंबर 7 में ऋतिक गोस्वामी जी के तत्वान पर वेंकट हॉल पर कार्यक्रम कराया गया, जो हमारा नशे के खिलाफ अभियान और उत्तराखंड पुलिस ऐप जो उत्तराखंड सरकार द्वारा आया है उसके बारे में यहाँ पर सबको जानकारी दी गई। और बच्चों को वाहन ना देना और हेलमेट पहनना और ट्रैफिक के नियम के बारे में हमारे कालाडूंगी थाना अध्यक्ष श्री नंदन सिंह रावत जी द्वारा सबको जानकारी दी गई। नंबर 7 में यहाँ की जनता के साथ मीटिंग की गई, उनको ट्रैफिक से संबंधित नियमों के बारे में और महिला अपराध से संबंधित नियमों के बारे में सारी जानकारी दी गई। और एक जो हमारा उत्तराखंड पुलिस की तरफ से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है गौरा शक्ति करके, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई और कैसे उसको अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद उससे महिलाओं को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से रुद्रप्रयाग जनपद का मरोड़ा गांव पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जहां गांव के कई घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, वहीं कई घर जमींदोज हो चुके हैं। यह स्थिति है कि गांव रहने लायक नहीं बचा हुआ है। जिन पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिला वह तो गांव को छोड़कर चले गए, लेकिन जिनको मुआवजा नहीं मिला वह परिवार आज भी टूटे फूटे घरों में निवास कर रहे हैं। हालांकि गांव के पीड़ित सभी 70 परिवारों को विस्थापन के लिए प्रशासन ने 21 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जल्द ही इन पीड़ितों को मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। पीड़ित ग्रामीण मुआवजे को लेकर सरकार और प्रशासन पर लगातार दबाव बना रहे थे। आखिरकार अब ग्रामीणों की मुआवजे की मांग पूरी हो रही है। आबादी से भरा रहने वाला गांव अब खंडहर में तब्दील होने जा रहा है। गांव में रहने वाले सभी परिवारों को मुआवजे के तौर पर पैसे बांटे जाएंगे। वर्तमान समय में अन्यत्र रह रहे करीब 27 परिवारों को किराए की राशि दी जा रही है, जबकि 10 से 12 परिवारों के लिए टीन शेड बनाए गए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि मरोड़ा गांव के 70 परिवारों के विस्थापन को लेकर रेलवे ने जिला प्रशासन को धनराशि दे दी है, जिसे जल्द ही प्रभावितों को बांटा जाएगा। मौजूद हूँ रुद्रप्रयाग के मरोड़ा गांव में और रेलवे देखिए, केदारनाथ धाम में हमारे कार्य जो पुनर्निर्माण के कार्य थे वो 15 जनवरी तक इस बार चालू रहे थे और उसके बाद काफ़ी बर्फबारी हो गई थी, तो हमारी जितनी भी लेबर और कंस्ट्रक्शन टीम्स थे, अधिकारी थे, वो नीचे आ गए हैं और अभी वहाँ पर हमारी सुरक्षा फोर्स तैनात है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर बिजली की व्यवस्था और नेटवर्क टेलीकॉम की व्यवस्था सुचारू चल रही है, जिसकी वजह से हम लोग अभी सीसीटीवी कैमरेज के माध्यम से पूरे रूट की और धाम की आदि की निगरानी कर सकते हैं। जो भी गौरीकुंड चौकी है वहाँ से इसकी निगरानी की जा रही है कि कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है या किसी वजह से जा रहा है। अभी हमारा फोकस यही कि हम लोग सुरक्षा बनाए रखें और जैसे ही मौसम ठीक होगा फरवरी में या फिर मार्च शुरू में, फिर हमारी टीम पुनः जाकर पुनर्निर्माण के कार्य को प्रारंभ करेगी। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक 10,000 रुपए के वांछित आरोपी को 300 नशे के इंजेक्शन व एक अवैध देशी बंदूक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि कोतवाल अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने रामनगर निवासी शानू खान को मुखबिर की सूचना पर हिरासत में लेने के बाद तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 300 नशे के इंजेक्शन व
एक अवैध देशी बंदूक बरामद की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी थाने का हिस्ट्री शीटर था। उसके खिलाफ पूर्व में भी 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। देखिए, सानू खान हमारे थाने का एचएस है, जिसके पूर्व में काफ़ी अपराधी विकास है और ये बेसिकली उसमें गांजा और इंजेक्शन बेचने की इसकी शिकायतें आती रहती हैं और 2 मुकदमों में पहले हम कह सकते हैं वांछित चल रहा था। इस वांछित होने के कारण उसे 10,000 का इनामी घोषित किया गया था। कल इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पर 300 इंजेक्शन तथा और 1 बंदूक बरामद हुई है, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। खबर काशीपुर से है, जहां जनपद उधम सिंह नगर में जल्द चमचमाती हुई सड़कों पर वाहन दौड़ते हुए नजर आएंगे। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि काशीपुर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है। यूं तो काशीपुर की आवाम और क्षेत्र से गुजरने वाले पर्यटक लंबे समय से सड़कों की दुर्दशा को लेकर पीड़ित रहे हैं। वहीं क्षेत्र की सड़कों की दशा किसी से ढकी छुपी नहीं रही, लेकिन लोक निर्माण विभाग अब धामी सरकार के सपनों को साकार बनाने में जुट गया है। वहीं हमारी टीम द्वारा जब विभागीय अधिशासी अभियंता अरुण कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र के अधिकतर सड़कों को बेहतर बनाने के लिए काम लगातार जारी है। देखिए, हमने अभी इस बीच में जो हमारे क्षेत्रांतर्गत आती हैं कि जो काशीपुर की मुख्य सड़कें हैं वो हमारी बहुत अच्छी स्थिति में हैं और लगभग पैचलेस हैं और हमने हमारा स्टाफ और उसमें दिन रात एक करके लगे हुए हैं कि जिससे कि जनमानस को कोई असुविधा ना हो और वो अपना आवागमन उनका आराम से। जहाँ तक आपके उसकी बात है कि नए प्रस्ताव के बारे में है, तो नए प्रस्ताव का तो क्योंकि हमारे पास जो सभी जो 3 विधानसभाएं हैं उनका क्षेत्र हमारे उसमें आता है, तो सभी उसमें भेजा गया है। कुछ रिन्यूअल के हमारे काम हैं, जो अभी एक स्पेशल असिस्टेंस में भी हमारे कुछ एस्टिमेट्स गए हुए हैं, उनमें भी स्वीकृति की उम्मीद है। हमने टेंडर उसका वो किया हुए हैं, जैसे एक अलीगंज रोड का है और इस पर रिन्यूअल का काम होना है कि जिससे कि जो कुछ हमने पैच वैच से उसको किया है तो वो भी सरफेस आपको बिल्कुल स्मूथ मिलेगी। इसके साथ साथ जो हमने ये NH 74 का अंदर का ये पोर्शन जो पुरानी NH हुआ करती थी उसका भी हमने काम खत्म किया है। रामनगर के ग्राम पीरू मदारा में स्थित एक झूला छाप डॉक्टर की लापरवाही के बाद किशोरी की मौत हुई है। मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने झूला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया है। वहीं प्रशासन की इस कार्यवाही की भनक लगने के बाद रामनगर व ग्रामीण क्षेत्रों में मासूम गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले झूला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है और सभी अपने अपने क्लिनिक बंद करते हुए फरार हो गए। आपको बता दें कि ग्राम पीरू मदारा स्थित भगतपुर मड़ियाल की रहने वाली 16 वर्षीय दीपिका नेगी को पीलिया की शिकायत होने के बाद परिजन उसका उपचार कराने के लिए पीरू मदारा में स्थित झूला छाप डॉक्टर बंगाली क्लिनिक पर ले गए थे। परिजनों का आरोप था कि क्लिनिक पर मौजूद डॉक्टर द्वारा इस किशोरी के गलत इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे इलाके के लोगों में आक्रोश बढ़ने के मामले में तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग से नोडल अधिकारी, पुलिस चौकी इंचार्ज बंगाली क्लिनिक पर पहुंचे। झूला छाप डॉक्टर की क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई की गई है। आज हम लोगों ने 2 क्लिनिक सील किए हैं। उनमें तो एक वही बंगाली डॉक्टर जो है झोला छाप, उसका क्लिनिक सील किया गया है और उनका पहले भी उनका क्लिनिक के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, बंद किया गया था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, क्योंकि उनके पास वैद्य वाला दस्तावेज उपलब्ध था, लेकिन वो अंग्रेजी दवाइयों का और इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने लिखित में दिया था कि आगे से वो नहीं करेंगे और उनको अनुमति दे दी गई थी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार के खंभों पर बौद्ध धर्म के श्लोक लिखे जाने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी आपत्ति जताई है।
उत्तराखंड के देहरादून पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जब हवाई अड्डे पर बौद्ध कलाकृति देखी तो चिंता प्रकट करते हुए बोले कि एयरपोर्ट के खंभों पर बौद्ध धर्म का मंत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि क्या इन खंभों पर जय बद्री विशाल, जय केदार बाबा, जय यमुने, जय भगवान शंकराचार्य नहीं हो सकता था। एयरपोर्ट पर पहुंचकर बोले कि 8 से 8 सभी खंभों पर आप बौद्ध धर्म के मंत्रों को लिख रहे हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं हैं, वे बौद्ध धर्म का सम्मान करते हैं, वे हमारे ही लोग हैं। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड का हवाई अड्डा एक दृष्टिकोण से इन धामों में दर्शन को जाने के लिए प्रवेश द्वार है। यह 4 धाम देवभूमि है। इसके साथ ही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को आदि जगत गुरु शंकराचार्य एयरपोर्ट करने की मांग की है। शंकराचार्य ने यहां भी कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, इसलिए भगवान के इस पुण्य धरती से सनातन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार व संदेश भारत के साथ साथ विश्व में जाना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी एवं उनके शिष्य प्रतिनिधि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से एक मुख्यमंत्री को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम भगवत पाद आदि शंकराचार्य के नाम पर रखे जाने पर अपना प्रार्थना पत्र 27 दिसंबर को दिया, जिसमें जल्द ही इस पर निर्णय लेने की अपील शंकराचार्य ज्योतिष पीठ की तरफ से की गई है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि यह देवभूमि आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम से पहचानी जाती है। भले ही उनका जन्म केरल के कालड़ी में हुआ हो, लेकिन वह अभी भी उत्तराखंड में विद्यमान है। उन्होंने कहा कि वह बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन उचित होता कि इन खम्भों में गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के देवी देवताओं के बारे में यहाँ की प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों का भी उल्लेख किया जाता। उन्होंने कहा कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर होना चाहिए। इसके लिए कई बार केंद्र और राज्य सरकार से निवेदन कर चुके हैं। तो हमारे बद्री केदार कहीं दिखाई ही ना दे, हमारे शंकराचार्य कहीं दिखाई ही ना दे, तो दुख नहीं होगा? ऐसी समस्या हो जाती है। अब इसको कह दो तो लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन जो दुख होता है आखिर उसको प्रकट भी तो करना ही पड़ता है। बिना प्रकट किए और ज़्यादा वो सालता है उन्हें। तो हमारा ये अनुरोध है कि जो लोग इस बारे में रुचि रखते हों, देहरादून का जो एयरपोर्ट है, हम लोगों ने बहुत लंबे समय से ये मांग जारी रखी है कि देहरादून का जो एयरपोर्ट है वो भगवान शंकराचार्य जी के नाम पर रखा जाए, आदि शंकराचार्य एयरपोर्ट। इसलिए रखा जाए कि आदि शंकराचार्य का जन्म भले कालड़ी में हुआ, लेकिन उन्होंने अपना शरीर यहीं पर स्थायी रूप से रखा है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बने पिलर्स पर बौद्ध धर्म के श्लोक लिखे जाने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने आपत्ति जताई है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा उनके द्वारा भी इस संबंध में एयरपोर्ट के अधिकारियों को पहले ही कहा गया है कि इनको हटा दिया जाए। वहाँ देखने गया था, उसका मुआयना करने गया था, तो मैंने यही कहा था कि भाई ये आपने जो टिबेटन में यहाँ लिखे हुए हैं ओम मणि पद्मे हंग, ये यहाँ की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ वेद लिखे गए, हमारे यहाँ गंगा की आरती है, हमारे यहाँ और भी सामवेद की चर्चाएं हुई हैं, तो आप कम से कम ये करिए। और ये मैंने उनको कह दिया था। उन्होंने मान भी लिया था कि साहब एक पिलर पे हम टिबेटन रखेंगे, बाकी पिलर्स पे हम जो है संस्कृत के मंत्र लिखेंगे। अगर शंकराचार्य जी ने कहा है तो निश्चित रूप में उनका सुझाव जो है सराहनीय है और हम उस पर अमल करना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि शंकराचार्य ने जो भी कहा है तो इस मामले को लेकर उस पर तत्काल संज्ञान लिया गया है। आपको बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने भी मंगलवार को इस पर आपत्ति जताई थी। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने बौद्ध अनुयायियों की आस्था पर सवाल खड़े करने को लेकर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का मानना है कि अगर सरकार शंकराचार्य जी के कहने पर इन बौद्ध खम्भों को हटाने की बात कर भी रही है तो सभी लोगों की इस पर राय होनी आवश्यक है, ताकि किसी की भावनाओं पर किसी भी तरीके की ठेस न लगे और सभी धर्मों को बराबर सम्मान वहां दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का एयरपोर्ट में जो ये पिलर हैं बौद्ध धर्म की भाषा में जो लिखे हैं या बौद्ध शैली में जो निर्मित हुए हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से मानती है कि सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी
धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी तो विभिन्नता में एकता के दर्शन करने की बात करती है, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। हम न तो भाषा में भेद करना जानते हैं, न हम रंगों में भेद करना जानते हैं। हम तो सभी संस्कृतियों का और भाषाओं का सम्मान करने की बात करते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्योतिपीठ के शंकराचार्य की आपत्ति के बाद पर्यटन मंत्री ने भले ही इस संबंध में एयरपोर्ट अधिकारियों से इन बौद्ध धर्म में लिखे बौद्ध पिलरों को हटाने की बात कही हो, लेकिन सवाल यही उठता है कि देवभूमि उत्तराखंड देवों की भूमि है, जहां पर हर धर्म जाति को वही बराबर का सम्मान दिया जाता है, तो इन खंभों को हटाने के लिए राजनीति क्यों? देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोशीमठ मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुनाफे कमाने के नाम पर सरकार पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में डालने पर लगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग, साइंटिस्ट और भूवैज्ञानिक लगातार सरकार को संकेत दे रहे थे। यहां एनटीपीसी द्वारा बिजली पैदा करने के नाम पर पूरे पहाड़ को संकट में डाला जा रहा है, लेकिन यह सरकार केवल मुनाफा कमाने के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सभी जगह उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उत्तराखंड के लोगों पर ही संकट आ रहा है। इससे पहले केदारनाथ से भी सरकार ने कुछ नहीं सीखा। वहीं अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का अपना राजनीतिक कार्यक्रम है। उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया है, इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टी की अपनी मर्यादा है। वहीं दूसरी तरफ आगामी 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि 24 का चुनाव से पहले अभी बीजेपी के 22 की ही घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में इस बार उत्तर प्रदेश से ही भाजपा केंद्र की सत्ता में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही भाजपा बेदखल होगी और समाजवादी पार्टी है इसकी शुरुआत करेगी। यहाँ पर जो रेलवे का बड़ा मसला है जो सुप्रीम कोर्ट में है, पलायन की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, कितनी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए। ये आखिरकार सरकार की गलती है जिसकी वजह से लोग पलायन किए हैं और लोग गांव में रुके रहें, अपने नेटिव प्लेस पे रुके रहें। उसके लिए अभी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जो सपने उत्तराखंड बनने पर दिखाए गए थे वो सब सपने तोड़ दिए गए। और रेलवे की ज़मीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट गरीबों के पक्ष में और जो लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। फिलहाल खबरों में